हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए साइंस की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे और ये 7th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग 15th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। इसमें हम लोग पहले रीडिंग करते हैं और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है हम उसको आपको राइट डाउन करवा देते हैं या मार्क भी कर सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। लास्ट में हम रिवाइज भी करवा देते हैं। तो अगर आपको लिखना नहीं है या मार्क नहीं करना है तो आप लास्ट वाला भी अगर आप 5 मिनट का देख लीजिएगा वीडियो तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 16th चैप्टर क्या है? जल एक बहुमूल्य संसाधन। जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए। उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों को चित्र 16.1 में दिखाए गए हैं। तो 22 मार्च को याद रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यही इसमें से इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर दिए। आप उसको मार्क भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है? अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और उनकी चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता और शिक्षक प्रायः आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है कि न्यूनतम मात्रा कितना है? 50 लीटर। एक दिन में आप 50 लीटर प्रति व्यक्ति यूज़ किया जा सकता है पेयजल, धुलाई, खाना पकाना, साफ सफाई बनाए रखने के लिए। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। यह कितना है? पूरा 2.5 बाल्टी। अगर आप बाल्टी से देखना चाहें तो 2.5 बाल्टी। तो इतना तो हम लोग नहाने में यूज़ कर देते हैं, ठीक है। कम यूज़ किया कीजिए। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। हम लोग को तो इससे ज़्यादा ही मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता। आपके मित्रों और उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? अपने अनुभवों की उसके साथ चर्चा कीजिए। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। चित्र 16.3 में दिखाई गई कुछ समाचार पत्रों की कतरनें इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? क्रियाकलाप 16.1 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख और चित्र की कतरनें एकत्रित कीजिए। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला। 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। अब ये छोटा छोटा पॉइंट हम आपको इसलिए नोट करवा रहे हैं क्योंकि इसी तरह का सवाल बीपीएससी टीआरई में पॉइंट्स के रूप में, मतलब कि स्टेटमेंट के रूप में पूछ दिया जाता है, ठीक है। 1/3, 1/4 लिख देगा या कुछ और लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा सही है। तो याद रखिएगा कि आपके बुक में 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है।
तो ये कितना जल उपलब्ध है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ बॉक्स में जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ष 2003 में क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या मार्क कर लीजिए। कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से लिया गया पृथ्वी के चित्र को देखिए, यह नीला क्यों दिखाई देता है। निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। ऊपर बताए गए कुछ स्रोतों से उपलब्ध अलवण जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप 16.2 कीजिए। देखिए क्रियाकलाप 16.2 सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों के अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध अलवण जल का आकलन कीजिए। तो यहाँ पर अलवण जल का एक मतलब बताया गया है थोड़ा सा कि किस एक क्रियाकलाप के माध्यम से कि एक बाल्टी में आपको 20 लीटर पानी है, उसमें से आप कुछ पानी मग में ले लीजिए, फिर ग्लास में ले लीजिए, फिर चम्मच में ले लीजिए। तो चम्मच में आपको जो 1/4 आपको दिख रहा है वह उतना ही पानी आपको पृथ्वी पे अलवण है। अलवण है यानी पीने योग्य है। ठीक है, तो यह बाल्टी में जो पानी दिया हुआ है उसको क्या मान लेना है कि यह पृथ्वी का जल है, पृथ्वी पे उपलब्ध जल। उसके बाद यह पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उसमें से अलवण जल जो है मग इतना बराबर है। ठीक है, लेकिन सारे अलवण जल हम पी नहीं सकते हैं। उसके बाद यह भौम जल के रूप में है। ठीक है, ग्लास में जो दिया हुआ है वह भौम जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर में से ही हम कुछ विश्व के सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा है। ठीक है, तो मतलब इतना ही हम लोग 1 चम्मच भर पानी हमारे पास है उपयोग करने में के लिए। ठीक है, यहाँ पढ़ देते हैं। बाल्टी में बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाला जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूपों में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पर्वतों में स्थायी रूप से है। ठीक है, तो वह मग में जो जल बचा हुआ था ना यहाँ पर वह कितना था, बाल्टी के बाद मग देखे थे हम लोग, तो वह कहाँ पर है, हिमनदों में, ध्रुवीय मतलब बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बूझो को पढ़ लेते हैं। बूझो यह जानकर चकरा गया कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है। पहेली ने गणना करके बताया कि अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। अब यह मात्रा भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि उपलब्ध जल की कुल मात्रा कितनी है पृथ्वी पर, अलवण जल की मात्रा का पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा से कितना है, मतलब अलवण जल है कितना, तो वह 0.006% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ? क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। जल की आवश्यकता। क्या आपको डर लगता है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। जल चक्र क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन मतलब कि इवापोरेशन होना, फिर कंडेंसेशन होना, फिर बारिश होना, यह पूरा जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो
इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने अपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी 3 अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर, बर्फ छत्रक के रूप में बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनद ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या का अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है? क्रियाकलाप 16.3 आपको इसमें सहायता कर सकता है। क्रियाकलाप 16.3 चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द लिखिए। मजभौल, यह पूरा प्रक्रम लिखा हुआ है, ठीक है। चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया। इन संख्याओं की सहायता को अस्त व्यस्त क्रम में सही प्रक्रम मतलब कि इस तरीके से आपको लिखने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, कि पहला चक्र क्या कहलाता है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा, छठा, सातवां क्या है, ठीक है। मतलब ये जल चक्र का पूरा चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास के किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुआं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः लोग यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। चित्र 16.6 बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्रायः नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंप से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा
भूमि में अनेक मीटर के गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। देखिए, सबसे पहले जब आप खोदते जाएंगे और इस परत की ऊपरी सीमा, जो ऊपर का जो सीमा होता है, ठीक है, उसको भौम जल स्तर कहते हैं। लेकिन भौम जल स्तर के नीचे कौन सा सीमा पाया जाता है, तो वह भौम जल कहलाता है। ठीक है, तो यह दोनों बात आपको याद रखना है कि भौम जल स्तर ऊपर की सीमा है और उसके बाद उसके नीचे जो है भौम जल है। ठीक है, इस भौम जल का स्रोत क्या है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। तो भूमि में जल का रिसाव क्या कहलाता है? अंतःस्यंदन। ये याद रखिएगा। ठीक है, इस यहाँ पर 3 बातें जो भौम जल स्तर, भौम जल किसको कहते हैं? पहले क्या आता है, याद रखिएगा इसको। यहाँ भौम जल स्तर पहले का आता है, फिर भौम जल आता है। ठीक है, और यह भूमि में जल जाता कैसे है? तो रिसाव के द्वारा अंतः निस्यंदन, यानी कि वह जो रिसाव होता है उसको अंतः निस्यंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैल की परतों के बीच भौम जल सिंचित हो जाता है। जिस प्रकार सिंचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। ठीक है, तो यह जो क्या होता है कि चट्टानों के नीचे, एक कठोर चट्टान के नीचे जब भौम जल संचित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। ठीक है, ये जल भर कहते हैं। जब कोई कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है मान लीजिए, और इसके नीचे जब पानी जमा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। जल भरों से जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंप की सहायता से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बनाया भी है इस तरीके से। भौम जल है, उसके बाद यहाँ भौम जल है, इससे पुनः पूर्ति हो रहा है बारिश के पानी से, यहाँ हैंडपम्प से निकाला जा रहा है और फिर यहीं से वह नदी उदी में भी जा रहा है। ठीक है, चलिए, क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिक को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौम जल स्तर पर पहुँचने के लिए सछिद्रन की जाती है, यानी बोरिंग की जाती है। वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहराई खुदाई करनी पड़ी। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक ही जगह से अगर बार बार मतलब हमेशा निकालते रहिए तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा। भौम जल स्तर का अवक्षय। भूमि के नीचे से निकाला गया भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्रवन यानी रिसाव से होता है। यानी बारिश होता है और बारिश से ही रिसाव होकर भौम जल स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकता है। यानी कि अगर कम वर्षा हुआ तो उससे भी भौम जल स्तर नीचे हो सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन आरोपण यानी वनोन्मूलन, ठीक है, यानी कि पेड़ों की कटाई, ठीक है, और जल के अवस्रवन के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। चलिए जनसंख्या प्रसार देखते हैं। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है। इस कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्रवन की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा? याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अवस्रावित नहीं होता, जबकि घास के
बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत अवस्रवित हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवस्रवण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंचाया गया है। बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योग द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। क्रियाकलाप 16.4। ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताएं जिनसे आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले और इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बनाइए। अपने शिक्षक शिक्षिका और माता पिता से इस बारे में बातचीत करिए कि किस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धंधे भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी हैं। कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा होती है जबकि कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो सकता है। क्रियाकलाप 16.5। हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र 16.8 में दिखाया गया है। मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है? यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हो जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है पर फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है? देखिए यहाँ पर मानचित्र दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना कितना वर्षा होता है। जैसे देखिए जो डार्क ब्लू कलर में है ये एरिया यहाँ पर, ठीक है, ब्लू या ब्लैक ही बोल सकते हैं, पता नहीं, जैसा भी दिख रहा है। तो यहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ये सब एरिया में, ठीक है। उसके बाद जो पर्पल कलर का है, ठीक है, यहीं पर पर्पल कलर भी देख लीजिए, वहाँ 200 से 400, ठीक है, ये वाला एरिया जो है 200 से 400, ठीक है। 100 से 200 यह नीला कलर का एरिया है। कौन सा एरिया हो जाएगा? पूरा ये वाला ये एरिया, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये आप इसको बुक अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से एरिया में कितना ज़्यादा वर्षा होता है। देखिए हम आधा आधा करके आपको फ़ोटो खींच लीजिए आप, ठीक है। एक ऊपर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ नीचे से ले लीजिए इस जगह से, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कितना वर्षा हो रहा है। इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। भारत सरकार का प्रतिलिपियाकरण, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए इसको अगर आप फ़ोटो ले लिए, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ से फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। जल प्रबंधन देखते हैं।
आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्रों के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिस कर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हम जल की आवश्यकता नहीं होगी। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होते हैं उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाते हैं। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्र को लगाया गया है। हमारे देश के अनेक स्थानों पर जल भंडारण अथवा जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन है। तो बावड़ी जल संचित करने की पारंपरिक तरीका है। तो आप यह बावड़ी याद रखिएगा, बावड़ी क्या है। तो यह जल संचित करने का पारंपरिक तरीका है। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल में की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार के तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भलीभांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। चलिए, यहाँ पर एक केस अध्ययन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भोजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। तो यह नाम याद रखिएगा। भोजपुर स्थान कहाँ पर, तो गुजरात में, ठीक है, जहाँ कम वर्षा होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होते हैं। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बांध बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रावन की दर को बढ़ा दिया, जिससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है, जो जल बहाकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया। तो यह गांव का नाम याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है? भोजपुर नामक स्थान है, गुजरात में है, ठीक है। और वर्ष 1989 में यह सब चेक डैम बना के आपसे पूछा जा सकता है, या कि इस तरीके से भी
किसी भी पॉइंट के रूप में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपकी भूमिका, ठीक है। क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहते देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आप इनमें कई और तरीके जोड़ सकते हैं। जल बचत आदतें: मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें। फर्श की धुलाई करने के बजाय उस पर पोछा लगाएं। पादपों पर जल की कमी का प्रभाव: आपने देखा होगा कि गमले में पादपों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्धता नहीं होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, न ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबंध अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। एक सफल प्रयास देखते हैं। यहाँ राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। तो यह जो नदी है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि यह नदी कहाँ पर है। राजस्थान के अरवल ज़िले में, ठीक है। तो डायरेक्ट तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि ये जो नदी है यह कौन से क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये नदी आपको याद रहना चाहिए। जैसे भोजपुर क्षेत्र जो था वह राजस्थान में है, उसको याद रखना ज़रूरी है। तो किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरे बुक को पढ़ें और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग रिवीजन करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। उसके बाद और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको मार्क करते चलेंगे। 1/3 जनसंख्या कुछ समय के बाद क्या होगा, 1/3 से भी ज़्यादा जनसंख्या क्या होगा, जल की कमी झेलनी पड़ेगी। 71% जल है हमारे पास, यह तो आपको पता ही है। उसके बाद ये सब देख लिए थे। यहाँ पर एक पॉइंट देखे थे कि हमारे पास जो अलवण जल की मात्रा है वो कितना है पृथ्वी पर, 0.006%, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ जो ये दिया हुआ है ना कि अलग अलग तरह का शब्द है, उसको आपको इसमें अगर आप क्या कर सकें, इसको देख सकें तो यह देख लीजिएगा, ठीक है, कि भौम जल क्या है। नीचे जो रिस कर जाता है उसको भौम जल कहते हैं। और न सघन, ये थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा दे दिया है इसलिए हमको ये पता नहीं चल रहा है, तो हम आपको करवा नहीं रहे। गलत करवाने से अच्छा है कि आप खुद इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सही से देखिए कि कौन कौन सा कहाँ पर शब्द जोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, भौम जल स्तर क्या होता है। सबसे पहले ऊपर जो होता है भौम जल स्तर होता है, उसके नीचे भौम जल होता है, ठीक है। और जिस माध्यम से जल का रिसाव होता है उसको अंतः निस्यंदन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जल भर किसको कहते हैं, जल भर कहते हैं भौम जल। जल भर किसको कहते हैं कि जो एक चट्टान के नीचे जो जल भरा हुआ रहता है उसको जल भर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। आगे चलिए, ये जो हम आपको दिखाए थे इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र में कितना वर्षा होता है। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। और इसको आप देख भी लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना वर्षा हो रहा है, ठीक है।
हाँ, जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। बावड़ी क्या होता है? बावड़ी जो होता है जल भंडारण का एक मतलब कि प्रथा है, जो पुरानी प्रथा है जल भंडारण करने का। उसके बाद एक केस अध्ययन में भी आपको देखना है कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भोजपुर नामक स्थान था जहाँ पर का केस, मतलब ये आपसे ऐसे तो नहीं पूछेगा कौन सा केस स्टडी, लेकिन भोजपुर नामक स्थान कौन से क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र में, गुजरात, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आपकी भूमिका ये, और यहाँ पर जो अरवल में कुछ नदियाँ हैं उसका नाम याद रखिएगा, अखेरी, रूपारेल, ठीक है, सरसा, भगिनी और जहाज वाली। ठीक है, यह नदियों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें भी एक नदी था, अगर आपको याद है तो, कोई तो नदी था, रुक्मावती नदी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, रुक्मावती नदी, यह कहाँ पर है? तो यह कच्छ क्षेत्र में है, रुक्मावती नदी, यही भोजपुर नामक क्षेत्र में। तो यह नाम याद रखिएगा। ओके, तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, 17th चैप्टर में। थैंक यू।